नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। कई दिनों के बाद आपके सामने आए हुए हैं। देखो, बांग्लादेश में अभी इस टाइम पर इंडिया आउट या कहें बायकॉट इंडिया कैंपेन चल रहा है। ये बायकॉट इंडिया कैंपेन जो है, ये चलाया क्यों जा रहा है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, भारत और बांग्लादेश के बीच में ट्रेड क्या है, इन ट्रेड पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और क्या बांग्लादेश में भी मालदीव की तरह रिलेशंस गड़बड़ हो जाएंगे भारत से, इन सब को आज की वीडियो में, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो बेसिकली आप अभी के टाइम पर देख पाओगे, हर जगह पर न्यूज में आर्टिकल्स में चल रहा है पिछले एक महीने से कि ए न्यू एंटी इंडिया कैंपेन जो है ये बांग्लादेश में शुरू हो चुका है। पुट इंडियन इन्फ्लुएंस इन फोकस, इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बायकॉट करने की डिमांड्स उठ रही है। लगातार विपक्ष के द्वारा वहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंडिया आउट कैंपेन क्या है और क्यों हो रहा है। इसके अलावा भारत बांग्लादेश के व्यापारिक संबंध क्या है, ट्रेड रिलेशन क्या है, इसको हम लोग अच्छे से जानेंगे। साथ ही साथ में शेख हसीना की साड़ी डिप्लोमेसी क्या है जो बहुत ज्यादा चर्चे में है, इसको भी हम लोग आज की इस क्लास में समझेंगे। और भारत मालदीव विवाद का असर क्या इस पर पड़ सकता है, इसको भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अगर लगेगी तो इसे लाइक जरूर कर देना और शेयर भी कर देना। ऐसी और वीडियोस आप तक मैं लाता रहूंगा, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने अभी उसमें भी पढ़ा, आर्टिकल में भी, कि इंडिया आउट कैंपेन जो है ये चल रहा है कहां पर, बांग्लादेश में। इसके पीछे का कारण है चुनाव। जनवरी में दोस्तों चुनाव हुए थे बांग्लादेश में, और शेख हसीना एक बार फिर से चौथी बार ये प्राइम मिनिस्टर चुन करके आई। यहां पर जब ये चुनाव जीत करके आई, इनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग, जब ये चुनाव जीत करके आई, तब विपक्षी दलों ने ये मुद्दा उठाया कि ये चुनाव जो है वो फेयर तरीके से नहीं हुआ है। और ये इसी बार नहीं, पिछले 10 सालों पर यहाँ पर जो भी चुनाव हुए हैं वो अनफेयर तरीके से हुए हैं, और उसमें इंडिया का भी रोल रहा है, ये कहना है विपक्षी दलों का। इसी वजह से जो ये शेख हसीना है ये जीत रही हैं लगातार, क्योंकि वहां पर अभी जब ये रिजल्ट्स आए थे ना, उसमें बहुत भारी अंतर देखने को मिला था। इसको लेकर के आवामी लीग के खिलाफ जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो सब एक हो गई, और इनमें यहाँ पर बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट का देना शुरू कर दिया नारा। अब आप कहोगे कि भाई, किसी सरकार से दुश्मनी है, दिक्कत है, तो इंडिया को बायकॉट क्यों कर रहे हो? तो इसके पीछे भी कारण यही है कि इंडिया का रिलेशन बांग्लादेश से काफी अच्छा है, अपना एक मजबूत ये फ्रेंड है और पड़ोसी भी है। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि जब भी ये लोग चुनाव कराते हैं ना, तो इन चुनाव में भारत का दखल आ जाता है, चुनावी हेरफेर बहुत ज्यादा होता है, और इससे बांग्लादेश की अखंडता जो है वो डिस्टर्ब होती है। और ये लोग ये कह रहे हैं कि भारत जो है इन चुनाव को, पड़ोस के ही एक चुनाव को नजरअंदाज करता आ रहा है, क्योंकि उसके हित में फैसले आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं भारत की दखलंदाजी को लेकर के। जितने भी विपक्ष के लीडर्स हैं, पार्टियां हैं, वो सब आरोप लगातार लगाती हैं कि बांग्लादेश के घरेलू मामलों में भारत लगातार हस्तक्षेप करता रहा है, और ये आज से नहीं, ये 1975 से करता रहा है। भारतीय उत्पादों के बहिष्कार क्यों करेंगे? तो इसको करने से ये लोग ये सोच रहे हैं कि जैसे इंडिया और मालदीव में हुआ था अभी रिसेंट में, कि इंडिया आउट कैंपेन लेकर के वहां पर जो विपक्ष में थे मोहम्मद मैजू, वो ऊपर आए और वो राष्ट्रपति बन गए, चुनाव भी जीत गए, क्योंकि उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया था, और इसी मुद्दे को लेकर के वो वहां पर चुनाव भी जीत गए। ऐसे को लेकर के अब यहाँ विपक्ष में भी ये लोग सोच रहे हैं कि ऐसे हम भी करें यहाँ पर। तो हो सकता है कि जनता जो है, पब्लिक जो है वो इन्फ्लुएंस हो, भीड़ भाड़ देख करके ज्यादा, और हो सकता है ये अगले चुनाव में जीत जाए। तो इस प्रकार का माहौल यहाँ पर बनाया जा रहा है। इन लोग का ये भी कहना है कि भारत जो है आवामी लीग से बढ़िया बेहतर रिलेशन इसलिए भी बनाता है क्योंकि इससे अपनी आर्थिक और जो सुरक्षा है उसको काफी लाभ पहुंचता है इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से। एक तो भारत चाहता है कि भारत का बांग्लादेश से अच्छा रिलेशन रहे, जिससे बांग्लादेश का चाइना से बहुत अच्छा रिलेशन ना बन पाए, और चाइना जो है भारत के खिलाफ बांग्लादेश को ना खड़ा कर पाए, इसलिए भारत बांग्लादेश से अच्छे रिलेशन रखना चाहता है। ये सब चीजें इनके द्वारा कही जा रही हैं, कि ऐसा कहा जा रहा है, और ये बात तो सत्य भी है कि भारत जो है अपने पड़ोसियों से बेहतर रिलेशन करने का प्रयास तो लगातार करता ही रहता है। यहाँ पर इनके एक दोस्तों तारिक रहमान है, जो बीएनपी के नेता हैं,
मुख्य विपक्ष के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। और इनका ये कहना था कि यहाँ भारत ही एक ऐसा रोल निभाता है जिस वजह से बांग्लादेश में जो चुनाव होते हैं, जो अनफेयर तरीके से होते हैं, उसको एक रिकॉग्नाइजेशन मिल जाता है। मतलब क्या होता है कि जैसे बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी मान लो शेख हसीना, तो भारत ने बोल दिया कांग्रेचुलेसन। तो कांग्रेचुलेसन बोल दिया तो इसका मतलब कि ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ यहाँ पर फेयर तरीके से चुनाव हुआ है और ये बन गई हैं। ठीक है, तो ये इनका जो मुख्य विपक्ष में है वो कह रहे हैं कि बार बार भारत जो है इसकी धांधली को एक सर्टिफिकेट दे देता है कि चलो ये दिखावटी चुनाव की वैधता मिल गई है इसको। और ऐसे ही जब भारत जैसा बड़ा देश दिया तो और भी देश इसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और ये फिर से बन जाती हैं। ये इन सब के आरोप ही हैं, अभी मैं जो भी गिना रहा हूँ सब आरोप हैं। इसकी बात की पुष्टि अभी हुई है नहीं हुई है ये बात की बात है। एक और दोस्तों पूर्व विदेश सचिव हैं, इनकी ये पुस्तक बहुत ज्यादा चर्चे में है, इसको आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्होंने पुस्तक लिखी है, तौहीद हुसैन इनका नाम है, ये पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं बांग्लादेश के। इन्होंने 1971 से 2021 बांग्लादेश भारत सांपोकेरर पोंचस बोचोर, ये उनकी बांग्ला भाषा में कुछ है, इन्होंने लिखा हुआ है। इस पुस्तक में इन्होंने बताया है कि बांग्लादेश के भीतर प्रमुख पदों पर नियुक्तियां भारत की सहमति पर होती है। यानी जब भी प्रमुख पदों पर नियुक्तियां कोई करनी होती है तो उनमें कुछ शर्तें होती हैं, क्या क्या होनी चाहिए, उनमें से एक प्रमुख शर्त यह भी होती है कि इस पर भारत की सहमति है कि नहीं। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। आप समझो किसी दूसरे देश में कोई बड़े बड़े प्रमुख पद पर कोई नियुक्त किया जा रहा है और उस नियुक्ति को लेकर के किसी दूसरे देश से ये पूछा जा रहा हो कि भाई हम इस व्यक्ति को इस पद पर रख दें कि ना रख दें, और दूसरा जो देश है उसकी सहमति जरूरी हो, निश्चित हो, एक शर्त हो, तो ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है। और वो एलिगेशन कौन लगा रहा है? पूर्व विदेश सचिव लगा रहा है। ये बांग्लादेश के रह चुके हैं और अभी इन्होंने ये बात बताई अपनी ये पुस्तक में। बांग्लादेश में भी ये धारणा है कि भारतीय दूतावास जो है ये यानी कि इंडियन एम्बेसी जो है ये नागरिक और सैन्य नौकरशाही में भी प्रमुख निर्णय लेने में ये अहम रोल अदा करता है, इसको प्रभावित करता है प्रक्रियाओं को। तो ये वहां पर बड़े पैमाने पर चल रहा है कि भारत का दखल रहता है हर मामलों में, कोई भी बड़े पदों की नियुक्ति हो या गवर्नमेंट हो या ये सब चीजें हो। तो इसी को लेकर के इंडिया आउट कैंपेन चल रहा है। इंडिया आउट कैंपेन इसलिए भी ये लोग चला रहे हैं कि अभी भारत और मालदीव के रिलेशन बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हुए थे। मालदीव में गड़बड़ इसलिए ही हुए थे क्योंकि मालदीव के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद मोइजू, ये धुर विरोधी हैं इंडिया के। इन्होंने इंडिया आउट कैंपेन को लेकर के ही तवज्जो दी, जबकि ये भूल गए थे कि भारत इतनी ज्यादा मदद करता है, इतनी ज्यादा हेल्प करता है मालदीव की। और ऐसे ही भारत अपने बहुत सारे पड़ोसी देशों की मदद करता है, लगभग सभी पड़ोसी देशों के लिए हर बजट में अपने पास एक हिस्सा रखा जाता है इनके लिए। तो भारत मालदीव के संबंध के बाद जो राजनीति में वहां पलटवार आया, जो वहां पर सत्ता बदली, इसको लेकर के यहाँ पर भी ये लोग कर रहे हैं। भारत में भी मालदीव में भी इंडियन मिलिट्री को गो बैक करने के लिए कैंपेन चलाया गया था मोहम्मद मुइज्जू के द्वारा। ऐसे अब ये लोग कर रहे हैं बाइकॉट इंडिया प्रोडक्ट। लेकिन ये लोग ये बात भूल जा रहे हैं कि वहां पर डेली यूज नून तेल साबुन से लेकर के हर एक चीज यूज की जा रही है आज के टाइम पर बांग्लादेश में, भारत से जो जा रही है। मतलब डेली यूज के भी बहुत सारे सामान, यहाँ तक कि सब्जियां भी भारत से भी इंपोर्ट की जा रही हैं। तो ऐसे में क्या इंडिया को बायकॉट करना वहां पर सक्सेस हो पाएगा? क्या उनके लिए ये सही चीज है, सही निर्णय है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बहुत ही घाटे का सौदा साबित होने वाला है, ना सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि भारत के लिए भी। और ऐसा करा कौन सकता है? तो देखो, इसमें सकने वाली बात अगर कही जाए तो इसमें कहीं ना कहीं चाइना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि चाइना का भी रोल है। चाइना अक्सर ऐसा करता आया है भारत के खिलाफ, जो पड़ोसी देश हैं भारत के उनको भड़काता आया है। अभी आप मालदीव में देखो, मालदीव के जो मोहम्मद मोइज्जू थे, जब वो चुनाव के जीते और राष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति बनने के बाद कोई भी मालदीव का लीडर होता था वो सबसे पहले भारत की यात्रा करता था आज तक के इतिहास में। लेकिन इस बार पहली बार वो भारत को न जा करके वो चाइना चले गए। तो वो एक प्रकार से ये दिखाना था कि देखो हम तुम्हारा जो दोस्त था, तुम्हारा जो एलाई था, उसको तोड़ लाए हैं, अपने में कर लिए हैं। ऐसे ही भारत से के खिलाफ करने के लिए लगातार एड देता रहता है पाकिस्तान को चाइना। ऐसे ही श्रीलंका में आपने देखा हम्बन टोटा बंदरगाह, ऐसे ही बांग्लादेश में भी लगातार वो भी एड देता रहता है। तो कुल मिलाकर के भारत के खिलाफ भारत के पड़ोसियों को तो लगातार भड़काने का काम तो करता रहता है चाइना, इसमें नो डाउट है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसी बीच में शेख हसीना की साड़ी डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा चर्चे में आ गई। ये साड़ी डिप्लोमेसी क्या है इसको जान लेते हैं, फिर हम लोग इंडिया और बांग्लादेश के ट्रेड के बारे में बात करेंगे, अच्छे से उसको डिटेल में जानेंगे। देखो, साड़ी डिप्लोमेसी इनकी काफी ज्यादा पॉपुलर है। आपने हमेशा शेख हसीना को देखा होगा साड़ी में, ये साड़ी पहनती हैं।
और साड़ी पहनती है तो ऐसा लगता है जैसे कि भारत से रिलेशन बहुत अच्छे हैं, एक भारतीय टाइप की मतलब लगती हैं देखने में। तो कुल मिलाकर के साड़ी को ये लोग प्रमोट भी खूब अच्छे से करती हैं, ये शेख हसीना खुद प्रमोट करती है, इनका प्रमोशन आप ऐसा ही समझो। तो थोड़ा सा साड़ी डिप्लोमेसी को देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखो ये जो प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की वर्तमान में शेख हसीना, ये हर मौकों पर साड़ी में दिखती हैं। इनकी साड़ी खास तौर से ढाका में ही बनाई जाती है। दुनिया भर में जब भी वो कहीं जाती हैं तो साड़ियों को गिफ्ट भी करती हैं। भारत में भी कई बड़े बड़े लीडर्स को ये दे चुकी हैं साड़ियां, जैसे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी को दी थी। इसके अलावा पीएम मोदी की मां को भी ये साड़ी गिफ्ट की थी। ममता बनर्जी जी जो कि पश्चिम बंगाल की सीएम है, उनको भी ये गिफ्ट कर चुकी हैं साड़ी। तो ये साड़ी को न सिर्फ पहनती हैं बल्कि गिफ्ट भी करती हैं जहां भी जाती हैं। तो इनकी ये साड़ी डिप्लोमेसी क्यों चर्चे में है, ये बात आती है। तो देखो अभी हाल फिलहाल में जब बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट चल रहा था, तब इनका एक बयान सामने आया। इन्होंने कहा, एक तंज कसते हुए इन्होंने कहा कि किस किस चीज को बायकॉट करोगे। जितने भी विपक्ष वाले लीडर्स हैं जो ये बायकॉट इंडिया चिल्ला रहे हैं, इनसे जाकर के पूछो कि इनकी जो पत्नियां हैं वो साड़ी जो पहनती है वो कहाँ से आती है, जरा उनसे पूछो। तो ये इन्होंने बतौर तंज पर उन्होंने कहा है कि किस किस चीज को बायकॉट करोगे। अब भाई खुद ही समझो कि भारत से अब ट्रेड, अगर अब देखें हम लोग, तो भारत से बांग्लादेश का जो ट्रेड होता है वो 1.15 लाख करोड़ रुपए का भारत एक्सपोर्ट करता है। टोटल एक्सपोर्ट अगर बात करें तो 38.76 लाख करोड़ रुपए का है। और टोटल एक्सपोर्ट में बांग्लादेश का हिस्सा 3% है। वहीं अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश 1.15 लाख करोड़ रुपए इंपोर्ट करता है। बांग्लादेश टोटल एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो 6.8 लाख करोड़ रुपए का करता है। यहाँ पर टोटल इंपोर्ट में भारत का हिस्सा 16.7% है। बांग्लादेश जितना भी टोटल इंपोर्ट करता है उनमें से 16.7% अकेले भारत से करता है। इसके अलावा भारत बांग्लादेश में चाइना के बाद दूसरा सबसे ज्यादा ट्रेड भी होता है। अब व्यापारिक संबंधों में अगर कुछ और बात करें, ये सभी जो आंकड़े जो वृद्धि देखने को मिले हैं पिछले कुछ सालों में कुछ ज्यादा ही देखने को मिले हैं। जैसे 2017-18 में 87 मिलियन डॉलर यूएस डॉलर में हुआ था ट्रेड, एक्सपोर्ट हुआ था खास करके। 2018-19 में 124 का, 2019-20 में 109 का, 2020-21 में 127 मिलियन यूएस डॉलर का हुआ था ट्रेड, और 2021-22 के फिजिकल ईयर में 199 मिलियन डॉलर का हुआ है। देख रहे हो कितना ग्रोथ हुई है। ये 2022 तक के आंकड़े हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में ट्रेड के। इसमें बांग्लादेश जो है ये रोजमर्रा की जरूरतों को भी भारत से मंगाता है। भारत से भेजे जाने वाले सामानों पर ये निर्भर है। सब्जियां, तेल, कॉस्मेटिक सामान, कपड़े, मोबाइल, गाड़ियां, ये सब भारत से लेता है। देश की बड़ी आबादी भारत से आने जाने वाली लग्जरी आइटम जैसे ज्वेलरी, फैशनेबल कपड़े ये भी खरीदती है। और इतना ही नहीं, बांग्लादेश की इंडस्ट्री में भारत से एक्सपोर्ट होने वाले कच्चे माल से लेकर कॉटन, कुशल कारीगर, इनकी भी काफी डिमांड है। भारत से बहुत सारे कारीगर भी जाते हैं वहां पर काम करने, और वहां के बहुत सारे कारीगर भी आते हैं भारत में काम करने। तो यानी कि आना जाना भी बहुत ज्यादा होता है भारत और बांग्लादेश का। इसके अलावा भारत एक बढ़िया पड़ोसी, पड़ोसी प्रथम नीति के तहत भारत इनको आर्थिक तौर पर भी बहुत मदद करता है। जैसे भारत अपने हर पड़ोसियों की मदद करता है, वैसे बांग्लादेश को भी काफी अच्छा प्रमोट करता है, मदद करता है। और भारत पहले नंबर पर है इसको सबसे ज्यादा मदद करने वाले देशों में। अगर ऑफिशियल डेटा की बात करें तो दोनों देशों ने 40 प्रोजेक्ट पर अभी डील साइन करी हुई है। इसमें से 7.36 बिलियन डॉलर का एक लोन एग्रीमेंट भी साइन किया गया है। ये भारत के द्वारा किया गया है, किसके लिए? बांग्लादेश के लिए। ये 7.36 बिलियन डॉलर बहुत बड़ी चीज है, ठीक है ना। तो ये डील हुई है। इसके अलावा आप देखो घूमने काम करने के लिए भी, टूरिज्म के लिए भी ये काफी ज्यादा एक वो है। बांग्लादेश में घूमने और काम करने के लिए भी भारतीय जाते हैं, तो यानी कि वहाँ टूरिज्म भी बढ़ाते हैं। ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक 2023 में 1.7 लाख विदेशी सैलानी बांग्लादेश में पहुंचे। इनमें 37,000 से ज्यादा सिर्फ भारतीय थे। मतलब बहुत सारे विदेशी सैलानी आते हैं और वो यहाँ आने के बाद बांग्लादेश भी चले जाते हैं घूमने। इसके अलावा 37,000 तो भारतीय भी थे, जो प्योर भारतीय थे। कुछ लोग उसमें काम करने जाते थे, ठीक है ना। तो बड़ी संख्या में बांग्लादेश में काम करने भी जाते हैं भारतीय। बांग्लादेश भी भारत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा है। लाखों बांग्लादेशी मेडिकल सुविधाओं और घूमने फिरने के लिए हर साल भारत भी आते हैं। तो ये रिलेशन है अपना भारत और बांग्लादेश से। तो इन सब पर इम्पैक्ट आएगा अगर अगर ये बायकॉट इंडिया कैंपेन को और ज्यादा तूल मिला, तवज्जो मिला तो। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर सिनेरियो अलग है, वहां पर सिनेरियो अलग था मालदीव वाला।
मालदीव में चुनाव लगे थे और वहां पर इस मुद्दे को बड़ा बनाया गया और उसके बाद वहां पर चुनाव हुए और पब्लिक का सेंटीमेंट अलग हुआ और वहां पर सिर्फ 40 जो सैन्य कर्मी थे उनको हटाने के लिए बात ज्यादा उठाई जा रही थी। यहाँ पर मामला अलग है। यहाँ पर जो सरकार है, करंट गवर्नमेंट है, जो अभी जीत करके आई हुई है, जो आगे 5 सालों तक रहेगी, वो सपोर्ट में है इंडिया के। बाकी जो विपक्ष में है, विरोधी पार्टियां हैं, वो इंडिया आउट कैंपेन कर रही हैं। तो देखो, अगर सरकार कर रही होती है तो वो सरकार कुछ नीतियां ला सकती है, पॉलिसीज ला सकती है, या इस चीज को और प्रमोट कर सकती है। लेकिन अगर कोई विपक्ष में कर रहा होता है तो उतना ज्यादा उठ नहीं पाता है बात। और इस पर आपकी क्या राय है, मैं खुला आपको कहूंगा कि आप लोग जो है अपनी राय बिल्कुल निश्चित तौर पर दीजिए, और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं ये भी आप जो लोग जरूर मेंशन कीजिएगा। इसके अलावा ऐसे ही और टॉपिक्स पर मैंने बहुत सारी वीडियो दी हुई हैं, आप इनको भी देखिए। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम पर मैंने आपको वीडियो दी थी। इसके अलावा यूएनएससी की 21वीं सदी की के लिए जो इन्होंने बताया था कि अपग्रेड करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसको भी मैंने आपको बताया था बढ़िया से एक्सप्लेन करके। आचार संहिता क्या होता है इसको भी समझा रखा है मैंने। मरने तक अनशन करूंगा, लद्दाख में जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसको भी मैंने बताया हुआ। तो ये सब वीडियोज आप जो है ट्रेंडिंग टॉपिक्स नाम से जो प्लेलिस्ट दी गई है उसमें से जाकर के आप देख सकते हो, इनको जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप हमारे जीएस बैच को लेना चाहते हैं, जीएस सफलता 3.0 बैच आया हुआ है, ये आप ज्वाइन कर सकते हो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर। इसके अलावा आप एमजेटी ऐप पर हमारी सारी चीजें पा सकते हो, चाहे वीडियो कोर्स हो, चाहे ई बुक हो, चाहे बुक ऑर्डर करना हो, या फिर पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी हो, ये सब चीजें आपको एमजेटी ऐप पर ही मिलेंगी। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने साथियों के पास शेयर करें। ऐसी और वीडियोज अगर आप चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर लिखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।